नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भाजपा ने संकल्प से सिद्धि तक नाम से देश भर में अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। इस पूरे अभियान के तहत पूरे जून महीने में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी 7 और 8 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सभी जिलों में प्रोफेशनल मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। शहरों, मोहल्लों और गांवों में चौपाल लगाए जाएंगे ताकि आम लोगों से सीधे संवाद हो सके। आयुष्मान भारत योजना के प्रचार के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। 15 से 20 जून के बीच मंडल स्तर पर योग शिविर आयोजित होंगे और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गैर राजनीतिक कार्यक्रम होंगे। तो वहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और इसी दिन कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम भी होंगे। भाजपा का दावा है कि डबल इंजन की सरकार ने देश में विकास की गति बढ़ाई है, तो वहीं जबकि विपक्ष का कहना है कि पुराने वादे अब तक अधूरे हैं। आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि इन 11 वर्षों का असर क्या रहा। तो आज इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश सत्ता के 11 साल, विपक्ष के सुलगते सवाल में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है और गर्व भी होता है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके नेतृत्व में आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। आप देखिए 2014 में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 12वें नंबर पे थी। आज 11वें वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पे आ गया है। जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है और हमारा देश जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिन विकसित राष्ट्र बनेगा, जैसे उनका सपना है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। 4 साल हो गया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, उनके तीसरे कार्यकाल का भी 1 साल पूरा हो गया। लेकिन पहले कार्यकाल में जो वादा किया था उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल 35 रुपये लीटर में देंगे, आज तक पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 35 रुपये वसूल रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि विदेशों से काला धन लाएंगे। हम चुनौती देते हैं, बताइए कितना रुपये काला धन विदेशों से लाया। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। इस साल भी धान के समर्थन मूल्य में मात्र 3% की बढ़ोतरी की है। तो पक्ष और विपक्ष की आपने प्रतिक्रिया सुनी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी, वरिष्ठ भाजपा नेता विमल चोपड़ा जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विमल चोपड़ा जी, 11 साल तो हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले ही कार्यकाल में जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए गए और आप लोग 11 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव में किए थे 11 साल पहले, उसका परिणाम जनता ने 5 साल में दे दिया। कि 5 साल के बाद 2014 के बाद 2019 में जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए, जनता को भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा लगा कि नहीं लगा, नोटबंदी ठीक थी कि नहीं थी, इस सब पर जनता ने अपनी मुहर 5 साल बाद लगाई और कांग्रेस को इतना नीचे ला दिया कि कांग्रेस आज भी उठने लायक नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अब तो सवाल करने का प्रश्न ही नहीं है। उसको नैतिक अधिकार भी नहीं है कि वो सवाल करे। 5 साल के हमारे जो वादे 10 साल के थे, उसको जनता ने स्वीकार किया कि हमने कुछ वादे पूरे भी नहीं किए। तो जनता को लगा ठीक है, कुछ कठिनाई थी इसलिए पूरे नहीं हुए। और जनता ने हमारे 5 और 5 10 साल के कार्यकाल पे मुहर लगाई। इसलिए कांग्रेस ये प्रश्न न करे कि डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, काला धन 15 लाख और ये सब, ये अब सवाल फालतू के रह गए हैं। क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पहले 5 साल के कार्यकाल, दूसरे 5 साल के कार्यकाल और अब तीसरा जो 5 साल का हमारा कार्यकाल है, इस सबको स्वीकार किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं उसको स्वीकार करते हुए जनता ने वोट दिया है। इसलिए कांग्रेस के लोग अपनी पार्टी पर ध्यान दें,
अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दें। यदि भारतीय जनता पार्टी 11 साल पूरे होने पर उत्सव मना रही है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए कि सरकार कैसी चलानी चाहिए, जनता की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करना चाहिए और अपने काम को लेकर के जनता के बीच कैसे जाना चाहिए। ये कांग्रेस को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने संगठन को, अपने कामों को मजबूत करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस को करना चाहिए। ठीक है, अनिल जी, सुना होगा आपने, विमल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए। और आप लोग पहले कार्यकाल की जो बात कर रहे हैं कि पहले कार्यकाल में जो वादे किए गए थे, 2019 में तो जनता ने तो और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बना दी दोबारा। तो पहले कार्यकाल की आप लोग जो बात करेंगे, जनता तो तय करेगी ना कि कोई भी सरकार अपने वादे पर कितना खरी उतरी। अगर 2019 में उसे पहले से ज्यादा, 2014 से ज्यादा बहुमत मिला, अपने दम पर फिर सरकार बनाई और फिर तब भी आप लोग पहले कार्यकाल की बातें कर रहे हैं, तो जनता को लगेगा ना भाई उस समय तो हमने जिता दिया था बीजेपी को, तो फिर आप लोग पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। भागीरथ जी, आपको और सभी विद्वानिष्टों को और एशियन न्यूज के विद्वान दर्शकों नमस्कार। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी पर सवाल उठाती है, इमरजेंसी पर सवाल उठाती है, जिसके बाद 6 बार कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई है, वो ये पूछ रही है कि काला धन की बात मत करिए, आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात मत करिए, 2 करोड़ रोजगार की बात मत करिए, आप अच्छे दिनों की बात मत करिए, आप किसानों की आय दुगुनी करने की बात करके पर कानून बनाने को तय, उसकी बात हम मत करें। भागीरथ जी, एक बात समझने की है कि लोकतंत्र में सरकारों को चुना जाना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो सरकार सफल हो गई। दूसरी बात, आप लोकतंत्र में इस बात को भी देखिए कि 55% से ऊपर मतदान भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हुआ है। आंकड़ों में कोई सरकार बना लेता है, कितने दलों को समाप्त किया गया, किस तरह ईडी, आईटी, सीबीआई का आपने दोहन किया, उनका इस्तेमाल किया, चंदा वसूली की, दलों की मान्यता खत्म की, खाते सीज किए, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की जो संवैधानिक पीठ है उसको आज ये विचार करना पड़ रहा है कि ईडी, आईटी को गिरफ्तारी का अधिकार क्यों ना छीन लिया जाए। आज देश का बढ़ता कर्ज किस चरम सीमा भी सबको पता है। 2 लोगों की रफ्तार से दौलत बढ़ रही है और हिंदुस्तान कर्जे में लगता जा रहा है। 1947 से 2014 तक जो कर्ज अभी था, हाल ही में आपने उससे 3 गुना से अधिक अभी कर्ज हाल ही में चुका है। जीएसटी कलेक्शन सवाल- दूसरे महीने भी 2 लाख से ज्यादा हुआ है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। आप जो कह रहे हैं 2 लोगों की बात कर रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन, उसमें बहुत सारी आम जनता का भी पैसा रहता है। अगर इतना सारा जीएसटी कलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है ना कि जनता के पास पैसे आ रहे हैं, जनता के पास पैसे आ रहे हैं या जनता पैसा खर्च करी तभी तो इसमें टैक्स लग रहा है, तभी तो जीएसटी कलेक्शन इतना हो रहा है। दूसरे महीने में भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन है। भागीरथ जी, जीएसटी कलेक्शन को सफलता नहीं बताया जा सकता या एक सफल देश का मानदंड नहीं हो सकता, खासकर तब जब जिस देश में युवा सबसे ज्यादा हो। 2014 में देश की आर्थिक वृद्धि की दर 8.4 थी और चाइना में जब सबसे ज्यादा युवा थे वो तो 10% से ऊपर ग्रोथ। आज हमारे पास सबसे ज्यादा युवा हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जब हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे और सबसे ज्यादा युवा पूरे विश्व के हिंदुस्तान में होंगे तो हम भी 10% की विकास जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि लगभग 1.5% पीछे हैं हम 10% की विकास दर को पाने में। लेकिन आज स्थिति कहां खड़ी हो गई, 6 से 7% पर। यह समीक्षा का विषय है। देश का कर्ज कितना बढ़ गया और किस तरह से जनता पर कर का बोझ लगाया जा रहा है। क्यों पेट्रोल डीजल 35 रुपए 34 रुपए नहीं हुए, क्यों किस तरह से लोकतंत्र प्रतिदिन आहत किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से लेके पूरा हिंदुस्तान धर्म और जाति और भाषा के नाम पर लड़ाया जा रहा है और सरकार तमाशा देख रही है या प्रायोजित ढंग से देश का प्रधान से बेमनस से पहले आपने इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी आपने उनको पूर्व के प्रधानमंत्रियों को गाली देते या उनके लिए कोई अमर्यादित शब्द बोलते नहीं सुना होगा। अभी की सरकार और प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए भागीरथ जी, एक ही मुहिम है कि वो सारे प्रधानमंत्रियों को खराब करना। यहां तक कि अति उत्साह में यह हो रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कह रहे हैं जी को किसी भी आरएसएस तक का भय नहीं है और किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसके पहले जरूरत थी, मतलब वो अटल जी को भी किनारे लगाने पे लगे हैं, उनको भी फप्तियां कस रहे हैं। तो भागीरथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्मादी हो चुकी है। इन्होंने सिर्फ
दो धनिकों का धन इस्तेमाल करके और लोकतंत्र को दूषित ये करने बात का आप काम किया लगातार बहुत है। लंबे एक समय बार से कह सत्ता रहे पाने हैं के बाद कि बीजेपी संवैधानिक मोदी संस्थाओं को दूषित तानाशाह है, करने लेकिन जनता ने तीसरी बार फिर से उनकी सरकार बनाई है। भले तीसरी बार में एनडीए की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। क्योंकि शर्मा जी देखिए, जीएसटी कलेक्शन, हम चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, और 1-2 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। जीडीपी की ग्रोथ हमारी अच्छी है यहाँ पर। तो क्या ये सारे तथ्य को नजरअंदाज करके जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि नहीं, अभी भी तमाम बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी महंगाई है, जो नौकरियों की बात की गई थी, जीएसटी कलेक्शन मापदंड नहीं हो सकता देश के विकास को लेकर, तमाम चीजों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए भगीरथ जी, सेवा सुशासन गरीब कल्याण है, इन 3 शब्दों के साथ भाजपा की सरकार शुरू हुई थी और इसके साथ केवल विकास की गति, या हम चौथे नंबर में आ गए, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, तीसरे में चले जाएंगे, हमारा लक्ष्य है आर्थिक विकास की दृष्टि से। सेना की दृष्टि से भी कहें, ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी सफलता तत्काल हुई है, जो भी इनके 15 साल के कार्यकाल में गिना जाएगा। तीसरी चीज जो इनकी बात आती है, जो गरीब कल्याण की जो बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज देना पड़ रहा है, जिसके कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास कब से पूरा करना था, फिर उसको 5 साल 2016 में शुरू हुआ, फिर 5 साल आप अभी बढ़ा दिए हैं। जल जीवन का काम आपको और आगे 2029 तक आपने बढ़ा दिए हैं, 2028 तक। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमी है। आज भी छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर केंद्रीय कमेटी जो है जांच के लिए टीम आई हुई है। कुछ जिलों में एकदम काम बहुत नीचे स्तर तक है, 600-700 नंबर पर हमारा जिले छत्तीसगढ़ के हैं। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का यह दायित्व है कि कमियों की ओर इंगित करे, जिससे ये प्रशासनिक कसावट आए। बहुत सारे सामाजिक न्याय की बात आती है, जिसको उन्होंने आज सरकार ने स्वीकार किया, जनगणना में जाति जनगणना को हम शामिल करेंगे। तो विपक्ष का यह दायित्व है तमाम प्रकार की कमियों को उजागर करना। अब रही बात इनकी नीति और नियत को लेकर के, चाहे आतंकवाद की बात कहें, चाहे नक्सलवाद की बात करें, इस दिशा में एक डेडलाइन तय करके मजबूती के साथ सरकार खड़ी नजर आ रही। जनता यदि जुड़ी है तो हिंदुत्व भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसको हम बात नहीं करते, लेकिन वास्तव में ये आज खुले रूप में सामने है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं जिसको लेकर काम चल रहा है, और भाजपा जो अपनी रीति नीति के अनुसार काम कर रही है। कांग्रेस में क्या एकजुटता की कमी है, या यूपीए में तमाम नेताओं के बीच एकता की कमी है? 2024 में आपने संविधान बचाव करके जो बातें कही, उसको लेकर जनता ने क्यों स्वीकार नहीं किया? और भाजपा को भी यह सोचना है कि आपने 400 पार का नारा किया था, 240 में क्यों अटक गए? किसी को हम एकदम इस तरह दे दें सब कुछ बेहतर है, तो फिर हम आगे विकास की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे? इसको और भी भाजपा को सोचना है। जी बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, देखिए जिस तरह से के शर्मा जी ने कहा, अगर हम ये मान लें सब कुछ बेहतर है तो और बेहतर नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें बहुत सारी गुंजाइश रहती है और बेहतर करने के लिए तमाम दिशा में आप लोग ने काम किया, चाहे आयुष्मान योजनाओं को ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, लेकिन क्रियान्वयन में थोड़ी सी कमी जरूर तो है, लेकिन एक बेहतर प्रयास की दिशा में जरूर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बड़े बड़े वादे आप लोग की तरफ से किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी जनता यहाँ एक उम्मीद लगाए बैठी है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एनआरसी को लेकर आपके बड़े नेता भी कह चुके हैं कि जरूर इस एनआरसी को लागू करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय से अब एनआरसी का मुद्दा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, इसको लेकर भी हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चिंता जाहिर की है, लेकिन ये तमाम ऐसे बड़ी बड़ी चीजें जिसको जनता उम्मीद लगाए बैठी कि शायद इसके ऊपर भी बहुत जल्द काम होगा। 11 साल तो खत्म हो गए, क्या आने वाले 4 साल के अंदर इस पर काम होता हुआ दिखाई देगा बेहतरी के साथ? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडा है उसको लेकर के चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारे सारे एजेंडा जो है राष्ट्रहित में है, उन्हें लागू करना है। धारा 370 का सपना था कि वहां कश्मीर से हटे, उसको हमने हटाया। राम मंदिर बनाने का एक सपना था देश के लोगों के मन में, वो सपना हमने पूरा किया। सीएनआरसी आ गया है, उसकी कार्यवाही जो कानूनी रूप उसको मिल चुका है, उसकी कार्यवाही जो है वो पूरा करना है। अब जहां तक देश में विकास की बात है, 11 साल जो मोदी जी ने शासन चलाया भारतीय जनता पार्टी का, आज भी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बन करके हैं। आप देखेंगे कि एक गरीब को उसके घर की जो सारी आवश्यकताएं हैं, उसके घर में यदि शौचालय चाहिए, एक कितनी छोटी सी बात लेकिन उसके सम्मान के लिए कितनी बड़ी बात है, जिसको मोदी जी ने सोचा। और आज आप गांव में चल दीजिए,
लोग, महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं सम्मान पूर्वक जीवन जीती, उन्हें बाहर खेत में रात में जाना नहीं पड़ता। मकान का सपना एक व्यक्ति का होता है। पहले इंदिरा आवास के नाम से एक गांव में एक भी एक साल में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज एक एक गांव में आप चले जाइए, 500-500 और 300-300 मकान जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास के बन रहे हैं। उस घर में बिजली हो, उस घर में आयुष्मान भारत का कार्ड हो, उस घर में खाने के लिए राशन की व्यवस्था हो, उस घर में रोजगार के लिए रोजगार गारंटी की व्यवस्था हो। एक व्यक्ति के जीवन में जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूर्ण करने का काम किया है। अब जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे, औद्योगिक विकास देखेंगे, खेत का विकास देखेंगे, सड़कों का जाल देखेंगे आप, तो पूरे देश में स्वदेशी तकनीकी से रक्षा जो हमारी सामग्री है वो बन रही है और स्वदेशी को हमने अपना करके एक बड़ा काम करने का प्रयास किया। आतंकवाद के विरुद्ध जो है वो भारतीय जनता पार्टी कैसी लड़ाई लड़ रही है ये बताने की जरूरत नहीं कि पहली की सरकारें जो है आतंकवादियों का हमला होता था तो हम देखेंगे देख लेंगे बोलते थे, लेकिन मोदी जी के शासन में यदि एक भी आतंकवादियों का हमला हुआ है तो उसका बदला हमने लिया है। आज आप देखेंगे कि बस्तर में नक्सलवाद जो है वो समाप्ति की ओर है। कांग्रेस ने जिसको पाला पोसा बड़ा किया, आज भी कांग्रेस के लोग तेलंगाना की तरफ से जो है नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं और जब वो समाप्त होने के कगार पर है तो बात करते हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से दोहरी नीति जो तो है कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो वाकई आप अपनी इस उपलब्धि के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अनिल जी देखिए, कुछ वाकई ऐसे बड़े मुद्दे तो हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, अभी जिस तरह से वक्फ कानून बना उसको लेकर, नारी शक्ति वंदन भी कानून बना और तमाम जो चीजें, ठीक है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर जल योजना हो, उसमें तमाम क्रियान्वयन में थोड़ी मुश्किल हो सकता होगा लेकिन लोगों तक उसकी सुविधाएं पहुंच रही हैं। शौचालय अगर हम देखते थे छत्तीसगढ़ में चले जाएं, अगर हम 10-15 साल पहले चले जाएं गांवों में तो वहां पर घरों में शौचालय नहीं होता था, लोगों को मजबूरीवश बाहर जाना पड़ता था खेतों में, नालों के आसपास, लेकिन घर घर में अभी कम से कम शौचालय है। ऐसी तमाम जो जरूरी वाली सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और शायद यही कारण है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, 11 साल पूरा कर रही है। आप लोग तो शुरू में ये भी कह रहे थे कि सरकार 1 साल भी नहीं चल पाएगी, लेकिन तकरीबन 1 साल तो होने वाले इस एनडीए की सरकार को। देखिए भगीरथ जी, सरकार किस शर्तों पे चल रही है और किस तरह से सत्ता को 3 बार लाने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र रचे गए, किस तरह से लोकतंत्र को दूषित किया गया, सभी लोग जान रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दोहन इतना कभी नहीं हुआ। दूसरी बात आप एक चीज देखिएगा भागीरथ जी, राम मंदिर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, जिस तरह से यहाँ आदरणीय भाजपा के नेता बता रहे हैं कि आप आम लोगों के, गरीब लोगों के घरों में देख लीजिए कि सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। गैस साहब 1100-1000 रुपए का हो गया है। जो भारतीय जनता पार्टी 400 रुपए होने पर सर पे सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी और सारे लोग डांस करने लगते थे, वो 1100-1000 का सिलेंडर बेच रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज खाद्यान्नों की कीमत क्या है। राइट टू फूड अगर कांग्रेस की सरकार में नहीं आया होता तो क्या भोजन इन लोगों को मिलता। दूसरी बात भागीरथ जी, आप देखिएगा कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार संपन्न बनाना है, जनता को अधिकार देने हैं। जब हमने सूचना का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, इस तरह के कई अधिकार हमने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अधिकार ऐसे आप बता दीजिए जो जनता को सीधे मिले हो या जनता का हाथ मजबूत हुआ हो। एक मैं आपको दावे से कह रहा हूं, यहाँ विमल चोपड़ा जी वरिष्ठ नेता है भाजपा के, नहीं बता सकते कि कानून के लिए हजारों किसानों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी एक कानून एमएसपी तक पर नहीं बना पाई। कोई ऐसा कानून इन्होंने नहीं बनाया जिस पर मेरे पास समय एक लास्ट जनता को शर्मा जी से ले लेता हूं, लेकिन जिस तरह से भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और विमल चोपड़ा जी ने भी कहा कि हम सक्षम हो गए, और मुझे याद है 2014 के आसपास एक एंटनी उस वक्त जब रक्षा मंत्री थे, उनका बयान जब उनसे पूछा गया राफेल को लेकर या हमारे अत्याधुनिक विमानों को लेकर, उन्होंने कहा अभी पैसे नहीं है, इस बार बजट में पैसे नहीं, इस बार अगली बार देखेंगे। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमारी सुरक्षा मजबूती के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और अभी सरकार के पास भर भर के पैसा है। और सर, क्योंकि मैंने इसलिए कहा आपसे 2 लाख करोड़ का जीएसटी अभी लगातार 2 महीने से हो रहा है, सरकार के पास पैसे आएंगे तो देश मजबूत तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि शर्मा जी, ठीक है, अगर बीजेपी कांग्रेस की अगर हम तुलना करें तो आप तुलनात्मक किस तरह से देखते हैं?
देखिए, तुलनात्मक रूप से एक स्थायी सरकार की जो आवश्यकता थी देश के विकास के लिए, वो इस 11 साल में आपको देखने को मिला है। भले ही एनडीए के गठबंधन के साथ ये सरकार चल रही है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें जो आप जो सीधे खाते में पैसा दे रहे हैं, ये एक बड़ी क्रांति के रूप में आपने दिखाई देगा कि डायरेक्ट वो लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। गांव में छत्तीसगढ़ में भी देखिए, बस्तर में भी बैंक खोलने की मांग ज्यादा उठ रही। संचार के साधन के लिए देखिए, बस्तर में भी बड़े संख्या में मोबाइल की मांग वहां पे लोग उठ रही है, टावर की संख्या बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार से विकास के प्रति लोगों की सोच बदली है। और इसके साथ ही साथ विकास के लिए जो कांग्रेस जो कह रही है, इस प्रकार की जो 15 लाख रुपए देने की जो बात बार बार आती है, क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए? एक दूसरी चीज है कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ही क्या सरकार बनाने का एक आधार बनते जा रहा है? जो राजस्व प्राप्ति की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में क्या शराब एक बड़ा राजस्व का ही एक साधन है? अन्य साधन बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा सकते हैं? ये तमाम विषय है। लोगों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। आरक्षण आप लगातार 10 साल में समीक्षा करनी चाहिए। आरक्षण प्रतिशत आप बढ़ाने की मांग उठ रही है, लेकिन नौकरी कितने प्रतिशत की? संकेत पत्र जारी हो सकता है क्या? सरकारी नौकरी कितने खाली है? लोगों को किस ढंग से शिक्षा की दिशा में तकनीकी बिल्कुल ऐसे तमाम सवाल तो हैं, मुझे लगता है ठीक है। लेकिन जैसे वही आपने भी पहले कहा था कि कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें गुंजाइश और अच्छी होती है और अच्छा करने के लिए। लेकिन जिस तरह से आपने डायरेक्ट टू बेनिफिट की बात की, डायरेक्ट पैसा लोगों के खातों में जा रहा है। क्योंकि मुझे याद है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये ऊपर से आता है लेकिन नीचे लोगों तक 10 पैसे पहुंचते। कम से कम आज अगर 1 रुपये सरकार से निकल रहा तो 1 रुपये पूरे के पूरे लोगों तक पहुंचते हैं। और वाकई ये एक बड़ा बदलाव है। और जिस तरह से डिजिटल यहां पर इंडिया होते जा रहा है, इसका एक बड़ा बदलाव है देखने को मुझे याद है। क्योंकि पहले कांग्रेस के जिस तरह से नेता कहते थे कि ऐसा कभी संभव हो सकता है कि आप किसी सब्जी वालों से आप 2 रुपए का कुछ सामान खरीदें और आप उसको ट्रांसफर कर दें, कैसे करेंगे? आपके मशीन नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हैं, आज आप 1 रुपए भी आप डिजिटल के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हैं, आप 2 रुपए कर रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव तो हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विपक्ष भी पूछ रही, जनता भी पूछ रही, उसका जवाब कब मिलेगा? देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनिल सिंह चौहान जी, विमल चोपड़ा जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से सत्ता के 11 साल हो गए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार कई सवाल पूछते आ रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लगातार दूसरे महीने जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। भारत तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारी इसमें सुविधाएं और जनता को होनी चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। और इसको लेकर उम्मीद करेंगे सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए, एशियन न्यूज़ है।